We are discussing the text from different perspectives. आज एक नए एंगल से नॉवल को समझने की कोशिश करते हैं. आई होप कि सब लोगों को आवाज़ आ रही है. 29 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. 31. ओके. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके सेंट्रल करैक्टर से वो हम देखेंगे. मीर निहाल जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं नॉवल के. ग्रीक टाइम में जब वर्क लिखे जाते थे, आर्ट वर्क, और इससे पहले शायद मुझे ये बताना चाहिए कि ऑब्वियसली ये एक ट्रेजेडी है, एक सैड स्टोरी है, ट्रेजेडी है, जिसे पढ़ के हमें अफसोस भी होता है, दुख लगता है, एक सैड फीलिंग क्रिएट करती है. ग्रीक टाइम में जब वर्क लिखे जाते थे तो आर्टिस्ट का फोकस इस बात पे होता था, खासतौर पे ग्रीक वर्ल्ड के अंदर, कि आपके साथ जो कुछ भी होता है वो रिजल्ट है कि वो सब आपकी किस्मत में लिखा होता है. या आप इसे आप जो समझ लें, मैन वर्सेस फेट. Because Greek were obsessed with the idea of the fate. Fate was the master creator. And that was also a theocentric world. इसलिए उस वक्त के आप ज़्यादातर वर्क्स को अगर आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता होगा कि मैन और फेट आमने सामने आपको नजर आते हैं. फिर जैसे जैसे सोशियोलॉजिकल नॉलेज के अंदर डेवलपमेंट हुई, ह्यूमैनिटीज़ में डेवलपमेंट हुई, ह्यूमन नॉलेज को समझा, तो मॉडर्न ट्रेजेडी जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखी जा रही हो, अब ये समझा जाता है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर. सो ऑल द सफरिंग of a single person is because of that society and culture in which he is, or he is the product of that culture. स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच भी कुछ इससे काफ़ी मिलती जुलती है. मॉडर्न ज़्यादातर थीरीज इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चरल थीरीज हैं, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर को जैसे जैसे हमने समझा तो इंडिविजुअल और उसके साथ होने वाली हैपनिंग को बेहतर अंदाज में या डिफरेंट अंदाज में मॉडर्न जो वे है वो देखने का, वो ये ट्रेजेडी क्यों है आज. रेमंड विलियम की बुक भी देख सकते हैं उसके ऊपर. तो ट्रेजेडी की जो मॉडर्न रीजन है वो है कि मैन वर्सेस सोसाइटी. मैन is the product
ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर। इसके ऊपर मैंने आपको एक दी भी थी, एक रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी। खैर वो डार्विनियन एक व्यू था। जैसा यानी मुआशरा होगा जिस किस्म का, वैसा ही एक इंडिविजुअल की फेट होगी। एक इंडिविजुअल के साथ जो भी हैपनिंग है वो उसके मुआशरती सेटअप से होगी। यानी दो तरह से अगर आप मॉडर्न नॉवल देखें तो प्रॉब्लम जो इंसान फेस करता है या जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है प्रॉब्लम्स की, दो बड़े सब्जेक्ट की डेवलपमेंट है। एक सोशियोलॉजिकल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और दूसरी साइड पे है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो एक इंडिविजुअल इसलिए सफर करता है, या तो उसके रीजन उसके दिमाग के अंदर होते हैं, यानी माइंड सेट से या तो वो सफर करता है, साइकोलॉजिकल रीजन से सफर करता है। इस चीज को एक्सप्लोर किया जाता है मॉडर्न वर्क्स के अंदर। और या फिर वो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से सफर करता है, एक फॉल्टी सोशल स्ट्रक्चर जिसमें उसको डिसएडवांटेज है तो उसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लास्ट में न्यूज सुन रहा था जिसमें बताया गया कि हैदराबाद एक कराची के साथ एक शहर है पाकिस्तान का, जहाँ पे एक न्यूज़ कास्टर एक वाक़या मेंशन कर रहे थे कि एक छोटी बच्ची जो घर से चीज़ लेने के लिए जाती है तो वो वापस नहीं आती है क्योंकि गली के अंदर एक मैन होल है जिसका ढक्कन नहीं है, तो उसमें गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब मीडिया ने इसको न्यूज़ तो किया, ठीक है, लेकिन इसकी उनके लवाहिकीन के भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था। ठीक है, वो पहले से बेहतर सेंस है कि आप सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लोग क्वेश्चन नहीं करते, तो ओवरऑल इस वाकये की अल्टीमेटली किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो कैसे बन चुके हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद ना वो फैमिली, ना वो मोहल्ले वाले और ना कोई दूर दराज के हम जैसे लोग सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करें, अगर लोग क्रिटिकल होते, पढ़े लिखे एजुकेटेड होते, यानी मैंने कहा ना जैसे दो तरह से हम सफर करेंगे, या तो अपने माइंड सेट से या सोसाइटी के स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर भी यहाँ पे फॉल्टी है और माइंड सेट भी लोगों का कैसा बना दिया गया है, क्योंकि जिनके पास ताकत होती है, पावर होती है, वो सिस्टम को रन भी करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इसलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, ना ही किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही उसको सजा दी जाएगी। और फिर इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि ऐसे और वाकयात फिर होते रहेंगे, क्योंकि हमारी सेंसिबिलिटी जो माइंड सेट है वो इस ट्रेजेडी से वो हम सिस्टम को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। आल्दो हम आपको इस नावल या किसी भी नावल को अंडरस्टैंड करते हुए मॉडर्न ट्रेजेडी जब आप देखते हैं, मॉडर्न नावल, मॉडर्न स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम मोस्टली इट इज ए क्रिटिसिज्म ऑन द सोसाइटी। The structure
of the society. इवन अहमद अली के नॉवल पे मीर निहाल के कैरेक्टर को भी देखें, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो वो भी अपने सिस्टम की प्रोडक्ट है. मीर निहाल जिस क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज मुस्लिम नोबल क्लास, मुस्लिम कम्युनिटी, जो प्रीवियसली दैट वाज नोबल क्लास एंड रूलिंग क्लास एंड एलीट क्लास. सो वो पहले बहुत एडवांटेज में थे, क्योंकि वो सुपर क्लास से सोसाइटी की सारे एडवांटेजेस इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो मीर निहाल और उन जैसी फैमिलीज को जा रहे थे. लेकिन जैसे सिस्टम चेंज होता है, अब वही जो सुपर क्लास है वो सबसे लोअर क्लास बन चुकी है, डिस्कार्डेड क्लास है, मार्जिनलाइज्ड क्लास है. उनके पास अब पावर नहीं है, वो शान शौकत नहीं है, और सिस्टम में अब आप उनको एडवांटेज नहीं है. सो मीर निहाल की ग्रेजुअल जो डिक्लाइन है वो उसके इंडिविजुअल फॉल्ट से नहीं है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिस्टम. चेंज इन सिस्टम ब्रिंग्स चेंज इन द फेट ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर. ये ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान के सिस्टम को अगर एक जस्ट सिस्टम बना दें, तो हैदराबाद में जैसे कल एक बच्ची की डेथ होती है, छोटी सी बच्ची की, तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे. फिर ये ट्रेजेडी फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर एक इंसाफ पे मबनी निज़ाम कायम हो. तो मीर निहाल के साथ भी बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि फेट जालिम थी तो उसने मीर निहाल को गिरा दिया है, या उसकी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था. मड आल तो उस तरह से देखेंगे तो फिर उस तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन ओपन होती है. लेकिन हम इसे जब मॉडर्न वे में देखते हैं तो हमें सोशल स्ट्रक्चर, वो सेटअप जो बदल गया है, तो मीर निहाल जैसे लोगों की किस्मत भी बदल गई है. आपको ये स्क्रीन शेयर भी नजर आ रही होगी. सो मीर निहाल टॉपिक मैंने कुछ ऐसे फॉर्म किया है, अ फॉलिंग पिक्चर ऑफ मुस्लिम ग्रैंडहूड. अहमद अली बड़े रियलिस्टिकली जो जो फॉल है उसको कैप्चर करता है. लेकिन मैं जो आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ इसमें अंदर आपको, वो है कि इस सारे फॉल की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिस्टम के ऊपर है. जैसा सिस्टम और जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इंडिविजुअल्स वैसे ही हालात को फेस करेंगे, वैसे ही वो प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे. यही हमारे लोग जो यहाँ पे ज़्यादा कामयाब नहीं होते समटाइम, लेकिन जैसे ये किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी और कल्चर और सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े नुमाया किस्म के कारनामे सर अंजाम देते हैं. और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा सिस्टम उन्हें कामयाब नहीं होने देता. खैर, मीर निहाल is a tall and well built, is wearing a white Muslim coat reaching down to the knees, and an embroidered round cap is put at a rakish angle on his bobbed beard. At his white and well combed beard is parted in the middle and gives his noble face a majestic look. This is the description of a noble Muslim community person.
The whole physical description shows that he had royal appearance with a sober style of wearing clothes. He is nearly 62, whose outward appearance is a picture of Muslim grandeur which they had in past. But inwardly, he was not able to comprehend the actual scenario. He is the representative of the royal Muslim class. It seems that Ahmad Ali made his character before writing this novel. There is no further scope for any fundamental change in it. Mir Nihal is shown as noble. Mir Nihal is a noble character in the previous setup basically. और change हो चुका है, so setup is now turned upside down. And this changing situation is unacceptable for Mir Nihal. The nature of this character is passive. He has only interest in life, his pigeons and his mistress Baban Chan. इसके psychological reasons को हम discuss कर चुके हैं कि आखिर इसकी इस perversions ऐसी क्यों हैं. The passivity lies in his unreceptive mind in understanding the change in surrounding. Consciously is unable to understand. Unconsciously, he is applying the defense mechanisms which we have discussed in last lecture. He felt that we remained immortal as the Muslims thought in the past that their dignity remained forever. But when the colonial forces came in, the subcontinent, they had changed the entire atmosphere. So this is what has happened. This is the main cause of the fall of Mir Nihal. यानी नुक्स मीर निहाल की जात में नहीं है, सिस्टम ही बदल गया है जिसमें अब उसे एडवांटेज नहीं है, इसलिए चीजें उसके पास से खो रही हैं और उसे कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, जहां पहले बहुत ज्यादा था. The matter of Asgar's marriage is the most crucial moment in his life when he showed his refusal. Then the whole family turned against his decision and it was the beginning of change. अपने ही बेटे के बारे में मीर निहाल अब फैसला नहीं कर सकता और वो इनकार भी कर देता है तो वो इस इवेंट को नहीं रोक सकता. Because he is not now the member of the super class. He is now the member of the marginalized class, discarded class, lowest class in that new structure, where individual has no power at all, even in the arena of his or her own family. Means nobody is accepting his decisions about life and home. So he has become powerless in a social structure which is totally reflected in the home. Home is the unit of society. So original text देखे, I had never approved of Ashfaq's marriage to Mirza Shehbaz's daughter. वो भी इसकी मर्जी से नहीं होती, बड़े बेटे की जो शादी है. Mir Nihal said angrily, and I do not approve of Asgar's friendship with Bandhu. Why don't you stop him? So nobody is accepting any of his decisions. He has become powerless, which is the reflection of the social structure of the new setup where Muslims are powerless. But Mir Nihal, not able to stop the change, and a time came when the women of the family themselves decide to take steps.
The best thing to do is to settle the thing quietly. Brother-in-law will come round in the end. If you wait for his consent, nothing will ever come off. Begum Nihal seemed to agree with her sister-in-law. Women जो कि प्रीवियस सेटअप में बिल्कुल पावरलेस थी, किसी किस्म का वो डिसीजन नहीं करती थी, पार्टिसिपेट नहीं करती थी, न्यू चेंजिंग सेटअप के अंदर जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसको, उसमें पेट्रियार्क को सुपर पावर होना चाहिए था, लेकिन उसकी पावर अब कम हो चुकी है. और इसकी रीजन जैसे कि मैंने बताया कि सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे इस तरह से लिखा जाता है. The whole speech from Begum Jamal has shown the courage to do something against Mir Nihal. The women in India have a subordinate position in certain matters like marriage, etc. So they rebel against the authority. Because authority has no power, no control even in his home. Next example, the snake episode shows his ability to deal with the danger from outside. He shows his anger on this little invasion, but when his son Asghar shows a rebellious attitude, then he was not able to prove strong resistance because everything worked against him. Baban Jan is the most important personality in Mir Nihal's life. She is the symbol of courage, love, and hope in his life. He loved her from the core of his heart, but her death destroyed him. Mir Nihal got up with a heavy heart and, giving the old woman some money, cast a lost, lingering glance at the dead body and walked away. She who was Baban Jan had gone. She who brought him here had walked the way of death, and nothing could bring her back to life again. He was nearly mentally disabled. He left everything because no one gave him mental and sexual solace. The death of the pigeon in one of the severe blows of to Mir Nihal. After he came home and found the loft's door open, he got frightened. But when he looked in, his whole world sunk because there were few pigeons left, and others' wings and the scattered parts of the body were found here and there. So his whole world now reduced to dust. Pigeons, which were his treasure now, killed by the outside forces. Exactly what happens with the Muslim community. Their pride, their honor, their superiority, everything is killed by the outside force, outside colonial forces. His hatred against the British and Ferengis is quite obvious throughout the novel. Most of the time he shows his contemptuous remark about British. You are again wearing those dirty English boots. I don't like them. I will have no aping of the Ferengis at my home, at my house. Throw them away. And where have you been so late at night? I have told you I don't like your friendship with Bandhu. Do you hear it? I should not find you going there again. ये मीर निहाल अपने बेटे असगर के साथ जो बात करता है. So Twilight in Delhi is a novel about tradition and customs. The whole novel shows the Mir Nihal's family lives
who were the staunch believers of the tradition and customs. Mir Nihal, the head of the family and the protagonist of the novel, is a traditional Indian Muslim, spent life with the same idea of grandeur and magnificence which the Mughals had in past. He believed in the caste system, and his negation of Askar's marriage with Bilqis is a proof of his belief on the royal blood. His life is a typical Indian Muslim's life who gave importance to prostitutes, not their wives, because what he wants his wife cannot be able to give him. Minhal's paralysis is highly symbolic. It shows the paralyzed condition of the Muslims in the world, of the British colonial forces. Throughout the whole novel, he showed a huge amount of resistance in adopting change, and in the end time, he had restricted him in one place, and the whole civilization had changed. Formerly, he wished to cry over the ups and the downs of the life, but in the end, he does not even have the desire to do that. Asghar comes to him wearing English clothes, but not even object. His body has already become paralyzed, his heart and the mind are atrophied as well. The spring of the life now seemed to an end. To conclude, we may say that Mir Nihal is the central character of the novel. His character portrayal is highly symbolic. Ahmad Ali represented the plight of the Muslim society through his character. So this was today's lecture.